इस होनहार छात्रा के लिए उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत की बात तब हुई जब नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की पूर्व संध्या थी। वो रात जब उसके पिता ने नशे की हालत में उसे एग्जाम देने से रोक दिया और उसे एक अमीर कोयला व्यापारी को 1 लाख युआन में बेचने की कोशिश की। ठीक उसी पल जब वो बर्बादी की खाई में गिरने ही वाली थी, उसकी मुलाकात उस लड़के से हुई जो आगे चलकर उसकी जान बचाने वाला था। फिर भी उसने अपने सपनों में भी कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि स्कूल का वही बदमाश था, वही इंसान जिसने रोजमर्रा की जिंदगी में उसे किसी और से भी ज्यादा बेरहमी से सताया था। ठीक इसी पल यू नियान एन नंगे पैर दौड़ रही थीं, अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे की ओर भाग रही थीं, लेकिन उसकी नसों में दौड़ रही दवा के असर ने उसे मन से तो तैयार रखा पर शरीर से बेबस बना दिया। उसके पीछे से आती कदमों की आहट और भी तेज होती गई। घबराहट ने यू नियान एन के दिल को जकड़ लिया और भले ही उसके पैरों के तलवों में दर्द से टीस उठ रही थी, उसने रुकने या पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। एक पल की लापरवाही में उसका पैर एक नुकीले पत्थर पर पड़ा और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी। निराशा ने उसके दिल को नोच डाला, फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने ऊपर देखा और उसे एक आकृति धीरे धीरे अपनी ओर आती हुई दिखाई दी। वो व्यक्ति मोबाइल फोन देखते हुए चल रहा था। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को रोशन कर रही थी, घने होते अंधेरे के बीच रोशनी का एकमात्र स्रोत। यू नियान एन का दिल उम्मीद से भर गया। मानो उसकी मौजूदगी को भांपते हुए उस आकृति ने फोन से नजरें हटाईं और उसकी आंखें यूनियन एन की आंखों से जा मिली। मदद के लिए जो गुहार यूनियन एन लगाने ही वाली थी, वो उसके होंठों पर ही दबकर रह गई और डर से उसका दिल आधा सुन्न पड़ गया। ये यही क्यों होना था? फिर भी उसके पीछे से लगातार करीब आते उन कदमों की आहट ने उसे इस विचार पर सोचने का कोई समय नहीं दिया। उसने घबराहट में अपना सिर ऊपर उठाया और ठीक उसी पल जब मैं बिना एक नजर डाले उसके पास से गुजरने ही वाला था, उसने पुकारा, जियांगबी, मुझे बचाओ। मेरे कदम थम गए। मैंने दूर खड़े 2 भारी टैटू वाले आदमियों से अपनी नजर हटाई और इसके बजाय यू नियान एन की ओर देखा। मेरी गहरी घनी भौहें नीचे की ओर सिकुड़ी हुई थीं। मेरे चेहरे से पूरी तरह से शत्रुता झलक रही थी, जैसे कि मुझे बीच में टोके जाने से बेहद चिढ़ हो रही हो। यू नियान एन। जैसे जैसे उसकी घबराहट और बेचैनी बढ़ती गई, उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती और निश्चित रूप से जियांगबी जैसा आदमी बिना किसी ठोस वजह से दूसरों के मामलों में दखल नहीं देगा। इसलिए उसे सौदेबाजी के लिए एक चीज की जरूरत थी, कोई ऐसी कीमती चीज जो दूसरे आदमी का ध्यान अपनी ओर खींच सके। फिर भी उसके पास अपना कुछ नहीं था। इस डर से कि कहीं मैं बस उससे मुंह मोड़कर चला ना जाऊं, उसने हड़बड़ाते हुए कहा, इसके बाद तुम मुझसे जो चाहो करवा सकते हो। उस धुंधली कुछ कुछ घुटन भरी रोशनी में वो बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे और तनाव व डर के मिले जुले भावों से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मुझे अपने छोटे मोटे काम करवाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, मैंने जवाब दिया। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम कुछ भी करोगे? फिर मैंने एक आखिरी बात जोड़ी, आखिर क्या मैं ठीक वैसा ही इंसान नहीं हूं जिसे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो? यू, तुमने सुन लिया? उसे वो पल याद आया जब उसने वे शब्द कहे थे। पीछे मुड़कर देखने पर उसने पाया था कि मैं बिल्कुल भावहीन चेहरे के साथ उसके पास से गुजर रहा था। उस समय वो काफी तनाव में था, लेकिन जब मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने मान लिया था कि मैंने कुछ नहीं सुना और उसे कुछ राहत भी महसूस हुई थी। लेकिन असल में मैंने सुना था, सिर्फ सुनी सुनाई बातों या अफवाहों के जरिए नहीं, बल्कि मैंने अपने कानों से वे ही शब्द सुने थे जो उसके होठों से निकले थे। यूनियानान ने निराशा में अपनी आंखें मूंद लीं। क्या अब जियांग भी सिर्फ उस एक बात की वजह से उससे बदला लेने वाला था? तब तक वे टैटू वाले बाहों वाले 2 आदमी हमारे पास पहुंच चुके थे। ये देखकर कि वो तो बस एक लड़का है, उन्होंने इस स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उनमें से एक ने भारी भरकम आवाज में चेतावनी देते हुए कहा, अरे लड़के, जहां तुम्हारा कोई काम नहीं है वहां अपनी नाक मत अड़ाओ। अगर तुम्हें हीरो बनकर किसी मुसीबत में फंसी लड़की को बचाना है तो पहले जरा खुद को आईने में देख लो और ये परख लो कि क्या तुम इस काम के लायक भी हो या नहीं। ऐसी धमकियों के सामने मैंने अपनी पलकें झपकाने की भी जहमत नहीं उठाई। अपने हाथों को जेबों में डाले हुए मैं आराम से पीछे की ओर झुक गया और अपनी नज़रें यूनियानान पर जमा दी। मेरी पलकें आलस में झुकी हुई थीं, हालांकि मैंने एक पल के लिए कुछ अधीरता के साथ कहीं और भी नज़र डाली।
यूनियानान का ध्यान हालांकि किसी और चीज पर नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे बस इतना पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो खुद को बॉस फैंग के साथ ले जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता। ठीक है, उसने अचानक कह दिया। मैंने अपनी नजरें वापस उस पर घुमाई और हैरानी से अपनी एक भौं ऊपर उठाई। ये सोचकर कि शायद मैंने उसे ठीक से नहीं सुना, यूनियानान ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और बड़ी जल्दबाजी में अपनी बात दोहराई। मैंने कहा, ठीक है। उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी और उसकी खून की लाल आंखें बड़ी ही मिन्नत भरी नज़रों से मेरी ओर देख रही थीं। मैंने धीरे धीरे अपने होठों से वो क्रूर मुस्कान हटा ली। क्या तुम समझते हो कि ठीक है कहने का मेरा क्या मतलब है? यूनियानान जरूर समझ गई थी। वो कोई ऐसा नाजुक फूल नहीं था जो किसी सुरक्षित दुनिया में पला बढ़ा हो। बॉस फांग द्वारा घसीट कर ले जाए जाने और मेरे साथ कोई सौदा करने के बीच का चुनाव सामने आने पर उसने लगभग तुरंत ही अपना फैसला कर लिया। गले मिलना, अपने बॉस को चूमना, कुछ भी चलेगा। उसकी इस सीधी साधी बेबाकी को देखकर मैं थोड़ी हैरान रह गई। मैंने 2 सेकंड तक उसे घूरा और फिर अपनी नजरें हटा लीं। कुछ भी कहे बिना मैं बस उसके पीछे से घूमकर आगे चला गया। यूनियानान मेरी दूर जाती हुई परछाई को देखते रही। जब उसने देखा कि मैं उन दोनों आदमियों के सामने जाकर उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया हूं, तो वो समझ गई कि मैंने उसका सौदा मान लिया है। उसके पीछे जल्द ही हाथापाई की जोरदार आवाजें आने लगी। फिर भी यूनियानान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी बची खुची ताकत बटोरकर उसने खुद को जबरदस्ती पैरों पर खड़ा किया और लड़खड़ाते हुए आगे चली, एक एक कदम करके। वो जानती थी कि मैं एक जबरदस्त लड़ाकू हूं, लेकिन आखिर ये 2 बड़े बड़े आदमी थे, हट्टे कट्टे मजबूत शरीर वाले जानवर, जिनमें से हर एक का कद काठी मुझसे दुगना था। वो अपनी सारी उम्मीदें किसी और के भरोसे छोड़ने वाला नहीं था। न्यानान धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रही। जब वो फिर से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी और वापस पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष करने लगी, तो उसके सामने सफेद स्नीकर्स की एक जोड़ी दिखाई दी। फिर मेरी आवाज सुनाई दी, जो बेहद सामान्य और बेपरवाह थी। तुम भाग क्यों गई थी? क्या अपना कर्ज चुकाने से बचना चाहती हो? यूनियानान समझ गई कि मैं लड़ाई जीत चुकी हूं। स्वाभाविक रूप से उसने राहत की एक गहरी सांस ली। उसके दिमाग में तनाव का जो तार खिंचा हुआ था, वो आखिरकार ढीला पड़ गया। अचानक उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई और वो आगे की ओर गिरने लगी। मैंने तेजी से हाथ बढ़ाया और उसके कंधे पर अपना हाथ टिकाकर उसे सहारा दिया, ताकि वो पूरी तरह से जमीन पर न गिर पड़े। मेरी नाजुक भौहें सिकुड़ गई, जिससे उसके इतने करीब होने पर मेरी घोर नफरत और तिरस्कार साफ झलक रहा था। यूनियानान ने शर्मिंदगी में अपने पैर की उंगलियां सिकोड़ लीं। उनमें एक तेज चुभने वाला दर्द हो रहा था। इतनी सुन्न हो गई थी कि उसे अब उनका एहसास भी मुश्किल से हो रहा था। अपनी बची खुची ताकत बटोरकर उसने अपना शरीर सीधा किया। मैं अब और नहीं चल सकती। तो मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया, उसकी तरफ देखने से इनकार करते हुए, साफ तौर पर इस बात से बेपरवाह कि वो जिए या मरे। अगर ये आम यूनियानान होती तो शायद वो मेरी इस ठंडी बेपरवाही से डर जाती और एक भी शब्द बोलने की हिम्मत न करती। लेकिन अभी उसके पैरों और घुटनों में असहनीय दर्द हो रहा था और वो इस डर से पूरी तरह घिरी हुई थी कि उसे घसीटकर वहीं वापस ले जाया जाएगा जहां से वो आई थी। उसके पास अब मुझसे डरने की कोई ताकत ही नहीं बची थी। मुझे उठा लो, उसने ये शब्द सीधे सीधे कह दिए, ये पूरी तरह भूलकर कि इसमें अनुरोध का जरा सा भी भाव जोड़ना है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उठाऊं? मेरी आवाज उसके सामने से आई, जो कुछ अजीब सी लग रही थी और शायद थोड़ी नाराज भी। यूनियानान को एक पल की देरी से ये एहसास हुआ कि उसके पिछले शब्द एक आदेश की तरह ज्यादा सुनाई दिए थे। कोई हैरानी की बात नहीं कि वो नाराज हो गया था। अपनी आवाज में नरमी लाते हुए उसने विनती की, प्लीज मुझे उठा लो। चलो भी, क्या तुम आ रहे हो? मैंने एक अस्पष्ट सी हंसी हंसते हुए कहा, क्या तुमने अभी अभी मुझसे ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें हाथ ना लगाऊं? यूनियानान एकदम अकड़ गई। उसके दिमाग में कुछ तस्वीरें आईं। ऐसा लगा कि उसने सचमुच ही कुछ ऐसा कहा था। पहली बार यूनियानान को लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। उसे शक हुआ कि मैं सचमुच उसे उसके हाल पर छोड़ने वाला हूं और उसे इस जगह से रेंगते हुए खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा। बेबस होकर उसके पास खुद अपने पैरों पर खड़े होने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन ठीक अगले ही पल उसका शरीर अचानक हवा में ऊपर उठ गया।
मैंने उसे ज़मीन से बड़ी आसानी से गोद में उठा लिया था। अपनी सहज प्रवृत्ति के चलते उसने आगे बढ़कर अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर कसकर लपेट लीं। सिर झुकाए हुए मेरी बाहों में सिमटा हुआ यून यानान को थोड़ी अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर भी उसने राहत की सांस ली, ये मानते हुए कि वो आखिरकार खतरे से बाहर निकल आई है। तुम कौन हो? मेरी बेटी को छोड़ दो। अचानक यू वान चेंग की आवाज़ गूंज उठी। इसके तुरंत बाद बॉस फांग की गुस्से भरी गालियां सुनाई दीं। तुम दोनों निकम्मे बेकार के कचरे के ढेर, क्या तुम बस वहीं पड़े पड़े सो रहे हो? उठो अभी के अभी। बेटी शब्द सुनते ही मैं अपने कदम रोककर रुक गया, पीछे मुड़ा और फिर नीचे यू नियानान की ओर देखा। यू वान चेंग की आवाज़ सुनते ही यू नियानान के हाथ पैर तुरंत अकड़ गए। उसने यू वान चेंग की ओर एक नज़र भी नहीं डाली, बल्कि मेरी बाहों में थोड़ा और सिमट गई। नहीं, मैं उसे नहीं जानती। यू नियानान की आवाज़ बहुत धीमी थी और उसमें घबराहट साफ झलक रही थी। फिर भी रात के उस सन्नाटे में वो आवाज़ यू वान चेंग के कानों तक पहुंच ही गई। यू वान चेंग के चेहरे पर गुस्से की एक लहर दौड़ गई, लेकिन वहां किसी बाहरी व्यक्ति की मौजूदगी का ध्यान रखते हुए उसने जबरदस्ती अपने गुस्से को दबा लिया। हालांकि उसके सामने खड़ा वो नौजवान देखने में बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं लग रहा था, फिर भी ये तुरंत साफ हो गया था कि वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था जिसे हल्के में लिया जा सके। वही आदमी जो उन दोनों आफतों को जमीन पर चित करने की काबिलियत रखता था, उसने मेरी ओर एक बेबसी मुस्कान के साथ देखा। ओह, जरा देखा तो, ये बच्ची मेरे साथ नखरे कर रही है। मेरी बेटी दौड़ते हुए बस जरा सा गिर गई थी, बस इतनी सी बात है। अरे, आपको उसे गोद में उठाने की तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसे ले जाऊंगा, मैं उसे अस्पताल ले जाकर उसकी जांच करवा लूंगा। उसके चेहरे पर एक नेकदिल मुस्कान थी। वो सचमुच अपनी बेटी के लिए चिंतित एक प्यार करने वाले पिता जैसा लग रहा था। जैसे जैसे वो बोल रहा था, वो मेरी तरफ बढ़ा और अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए, मानो बच्ची को गोद में लेना चाहता हो। मैंने चुपचाप अपने सामने खड़े उस आदमी को परखा। ये आदमी जो खुद को यू नियानान का पिता बता रहा था, सचमुच उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता था, शायद 1/3। मैंने अपने होंठ खोले, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मैंने अपनी बाहों में उस छोटी सी बच्ची के शरीर को कांपते हुए महसूस किया। मुझे यहां से ले चलो प्लीज, मैं इसे नहीं जानती, मैं सचमुच इसे नहीं जानती। उसने अपनी बाहें मेरे गर्दन के चारों ओर और कस ली, जैसे उसे डर हो कि कहीं मैं उसे छोड़ न दूं, और उसने अपना सिर मेरे सीने में और भी गहराई तक छिपा लिया। मेरे होंठों पर एक तिरछी मुस्कान उभरी, एक ऐसी आवाज में जो गुस्ताख भी थी और जिसमें धमकी भी छिपी थी। मैंने आखिरकार वे शब्द कह ही दिए जिन्हें मैं अब तक रोक कर रखे हुए था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मैंने एक धीमी, बेपरवाह और शैतानी लहजे में उसे धमकाया। अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो तुम भी वहीं जमीन पर पड़े मिलोगे, ठीक उन 2 लोगों के बगल में। यून वान चेंग के कदम अचानक थम गए। उसने सहज ही अपने कंधे के ऊपर से पीछे मुड़कर देखा। वे दोनों बड़े भाई अभी भी फुटपाथ कर बेसुध पड़े थे और उठकर खड़े होने की हालत में नहीं थे। बॉस फैंग यून वान चेंग से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था और उसकी तरफ चेतावनी भरी नजरों से देख रहा था। यून वान चेंग साफ तौर पर घबरा गया और हिचकिचाने लगा। मेरे पास यहाँ समय बर्बाद करने का सब्र नहीं है। यून यानान को अपनी बाहों में थामे हुए मैं तेजी से मुड़ा और वहां से चल दिया। यून वान चेंग एक बार फिर घबरा गया। आखिरकार अपने दांत भींचते हुए वो बेतहाशा मेरी तरफ लपका ताकि बच्ची को मुझसे छीन सके। वो मेरी बेटी है, मदद करो। क्या यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है? ये लोग दिन दहाड़े किसी का अपहरण कर रहे हैं। तेजी से घूमते हुए मैंने यून वान चेंग की झपटने वाली पकड़ से खुद को बचाया और बिना जरा भी हिचकिचाए उसकी कमर पर जोरदार लात मारी। आउच! यून वान चेंग जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि उसने कोई शानदार कलाबाजी नहीं खाई, लेकिन उसकी कमर में जोरदार झटका जरूर लगा और वो वहीं पड़ा रहा, उठने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। मैंने पीछे मुड़कर उसे एक ठंडी, उपेक्षा भरी नजर से देखा, फिर मुड़ा और वहां से चला गया। मेरे पीछे यू वान चेंग की गुस्से से भरी बड़बड़ाती हुई गालियां गूंज रही थीं। तुम हो कौन आखिर? वो मेरी बेटी है, उसे अपने साथ ले जाने का तुम्हें क्या हक है? मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा, बस तुम इंतजार करो। धत तेरी की यून यानान, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, हमेशा मर्दों के साथ भागती रहती हो। एहसान फरामोश कहीं की। मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला पोसा, तुम तो बस मेरे पैसे की बर्बादी हो। जब तुम पैदा हुई थी तभी मुझे तुम्हारा गला घोंटकर तुम्हें मार देना चाहिए था।
यूनियानान ने ये बातें हजारों बार सुनी थीं। अब इन बातों से उसे सचमुच कोई तकलीफ नहीं होती थी। ये महसूस करते हुए कि मैं फिर से रुक गया हूं और इस डर से कि कहीं मैं अपना मन बदल कर उसे नीचे न उतार दूं, उसने सहज ही मेरी गर्दन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। रुको मत, बस चलते रहो प्लीज, मैं तुमसे मिन्नत कर रही हूं। मैं 2 सेकंड तक वहीं जमा रहा, फिर आखिरकार नए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ गया। जैसे ही हम उस टूटे फूटे पुराने रिहायशी इलाके से बाहर निकले, मैंने एक टैक्सी रोकी और सीधे अस्पताल की ओर चल पड़ा। 10 मिनट बाद सफेद कोट पहनी एक महिला डॉक्टर यूनियानान के पैरों पर लगी चोटों की जांच कर रही थी। अरे बाप रे, तुम इतनी बुरी तरह से कैसे गिर गईं? तुम्हें इस तरह नंगे पैर इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए। चलो इन जख्मों पर कुछ दवा लगा देते हैं। जब मैं ये करूंगी तो तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, इसलिए तुम्हें दांत भींचकर इसे सहना पड़ेगा। यूनियानान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। महिला डॉक्टर ने एक रुई का टुकड़ा लिया और जख्म साफ करना शुरू किया। हालांकि जिस पल उसने यूनियानान के घुटने को छुआ, लड़की सहज ही डरकर पीछे हट गई। अरे तुम, वो लड़का जो वहां खड़ा है, यहां आओ और अपनी गर्लफ्रेंड का पैर पकड़कर रखो, महिला डॉक्टर ने मुझे आवाज दी। बॉयफ्रेंड शब्द सुनते ही यूनियानान को एक जोर का झटका लगा और उसने फौरन डॉक्टर की नजर का पीछा किया, ये देखने के लिए कि वो किसे देख रही है। मैं एक तरफ खड़ा था, मेरा चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ और उदास था। मैंने भौहें सिकोड़ी और यूनियानान की तरफ एक नजर डाली, एक ऐसी नजर जिसमें नाराजगी और चेतावनी दोनों ही झलक रही थीं। इस खामोश धमकी से घबराकर यूनियानान ने हड़बड़ाते हुए सफाई देने की कोशिश की। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। महिला डॉक्टर ने मुझे उस लड़की को गोद में उठाकर अंदर लाते हुए देखा था और ये भी गौर किया था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे थे, इसलिए उसने फौरन ये मान लिया था कि हम दोनों एक कपल हैं। लेकिन यूनियानान की बात सुनकर और मेरे उस चिड़चिड़े चेहरे को दोबारा देखकर, जो किसी अच्छे स्टूडेंट की छवि से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था, वो फौरन चौकन्नी हो गई। उसके दिमाग में अचानक कैंपस में होने वाली गुंडागर्दी और जबरदस्ती का एक पूरा किस्सा कौंध गया। वो अचानक खड़ी हो गई, अपने हाथों को अपनी कमर पर टिकाया और एक नेक और हिफाजत करने वाले अंदाज में खड़ी हो गई। 1 मिनट रुको, क्या ये लड़का तुम्हें तंग कर रहा है? अगर ऐसा है तो मुझे बस बता दो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। डॉक्टर का लहजा सुनकर जो ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी पल पुलिस को बुलाकर जियांगबी को गिरफ्तार करवा देगी, यूनियानान ने हड़बड़ाते हुए अपने हाथों से मना किया। नहीं नहीं, असल में तो इसने मेरी मदद की है। महिला डॉक्टर धीरे से वापस अपनी जगह पर बैठ गई और एक अजीब सी मुस्कान दी। मैं आजकल कुछ ज्यादा ही नॉवेल पढ़ रही हूँ, लगता है मैं थोड़ी ज्यादा ही प्रतिक्रिया देने लगी हूँ, माफ करना। खैर, तुम, वो लड़का जो वहां खड़ा है, क्या तुम इसका पैर पकड़ने में मदद कर सकते हो ताकि ये ज्यादा हिले डुले नहीं? ये कहने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर हम सच में कपल नहीं हैं तो मेरे द्वारा उस लड़की का पैर छूना शायद ठीक ना हो। इसलिए उसने यूनियानान की तरफ मुड़कर पूछा, मैडम क्या आपको कोई एतराज़ है? यूनियानान ने फौरन अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। ऐसा करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि असली सवाल ये नहीं था कि उसे कोई एतराज़ है या नहीं, बल्कि ये था कि जियांगबी को कोई एतराज़ है या नहीं। ठीक जब वो कुछ कहने ही वाली थी कि शायद हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, तभी मैं चलकर वहां पहुंच गया। ठीक कहाँ? महिला डॉक्टर ने एक पल सोचते हुए पूछा। ये एक गर्भपात था। उसके बाद महिला डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखीं और कुछ सावधानियां बताने के बाद जल्दी से अगले मरीज को देखने चली गईं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस पर्ची ली और फीस देने और दवा लेने चला गया। यूनियानान अस्पताल के बिस्तर पर बैठी थी, कुछ कुछ सुन्न सी लग रही थी। इमरजेंसी रूम का शोर शराबा उसके कानों में गूंज रहा था। परिवार वालों का रोना, मरीजों की चीखें, यहाँ इंसानी जिंदगी के अनगिनत पहलू हर पल सामने आते थे। दुनिया भर की खुशियों और दुखों, उसकी नश्वरता और कर्मों के चक्रों का एक छोटा सा रूप। अचानक उसे लगा कि उस दलदल में वापस घसीटे जाना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। वो अभी भी जवान थी, स्वस्थ थी और उसमें अभी भी उस दलदल से बाहर निकलने की ताकत बची थी। यूनियानान ने धीरे से गहरी सांस ली। जैसे कुछ महसूस करके उसने ऊपर देखा और मुझे एक प्लास्टिक का थैला लिए अपनी तरफ आते देखा। मेरी चाल तेज थी, मेरी भौहें अभी भी तनी हुई थीं और मेरे चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। मैं ऐसा लग रहा था जैसे किसी लड़ाई में जा रहा हूँ। यूनियानान डरकर पीछे हट गई। कहीं मैं उसे मारने तो नहीं आ रहा था? क्या मैं उसकी परेशानियों से तंग आ गया था? मैं उसके पास पहुंचा और अचानक अपने हाथ आगे बढ़ाए।
यूनियानान ने फौरन अपने हाथ ऊपर उठाकर अपना चेहरा ढक लिया। ये पूरी तरह से बचाव का एक इशारा था। इससे पहले कि वो डरते डरते माफी की गुहार लगा पाती, उसका पूरा शरीर हवा में उठ गया। मैंने उसे गोद में उठा लिया और ठंडी सी हंसी हंसते हुए कहा, अभी के लिए मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। तुम औरतों पर हाथ नहीं उठाते? झूठे। ये अफवाहें पूरे स्कूल में फैल गई थीं, उन कहानियों के बारे में जिनमें किसी लड़की ने किसी तरह तुम्हें नाराज कर दिया था, जिसके बाद तुमने उसे तब तक पीटा था जब तक उसका चेहरा चोटों और खून से लथपथ नहीं हो गया था। उसने तो लोगों को दूर से उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए और उसके बारे में बातें करते हुए भी देखा था। उस लड़की के चेहरे पर सचमुच चोटों के निशान साफ दिखाई देते थे। फिर भी उसने ये बातें जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वो बस मेरी बाहों में सिमट गई और एक मासूम बेबस लड़की होने का नाटक करती रही। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। मैंने जब अस्पताल से बाहर निकले तो कहा। मैंने पूछा। यूनियानान ने हिचकिचाते हुए बहुत सोच समझकर शब्द चुनते हुए कहा, क्या तुम मुझे नीचे उतार दोगे? मैं खुद ही सब संभाल लूंगी। मैंने उसे तिरछी नजर से देखा। यूनियानान, क्या तुम मेरा इस्तेमाल करके मुझे फेंक देना चाहती हो? ये कैसी बकवास है? यूनियानान एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे और पूछा, तुम मेरा नाम जानते हो? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर रुकने के बाद मैंने धीरे से कहा, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं चुपके से तुम पर नजर रख रहा था? जैसे कि यूनियानान में ऐसी बात कहने की हिम्मत होती। उसे बस एक पल के लिए दिमागी झटका लगा था। आखिरकार ये पहली बार था जब मैंने उसे उसके नाम से पुकारा था। सच कहूं तो हमने आपस में जितनी बार बात की थी उसे एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता था। अरे, इस पूरे स्कूल में ऐसा कौन है जो तुम्हारा नाम नहीं जानता? बात बदलने की कोशिश मत करो। मुझे बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने एक पल इंतजार किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो मैंने अपने होठों पर शरारती मुस्कान लाई और चिढ़ाते हुए बेपरवाह अंदाज में पूछा, तुम चुपके से टैलेंट चुराने आए थे, है ना? इसीलिए तुम मुझे नहीं बताना चाहते थे। यूनियानान कोई जवाब नहीं दे पाई। तनाव के कारण उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। आखिरकार जो होगा देखा जाएगा वाला रवैया अपनाते हुए उसने मेरी बात मान ली और कबूल किया, हाँ, तो मुझे नीचे उतार दो। मैं एक पल के लिए हिला भी नहीं। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद मैंने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारी उस टांग के साथ तुम रेंगते हुए आखिर कहाँ जाने का इरादा रखती हो? यूनियानान के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। शायद ये उसका घमंड था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि कोई और उसकी अस्त व्यस्त उलझी हुई जिंदगी के बारे में जाने। वो घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी ही अजीब स्थिति से घबराई है या बस खुद से। उस 18 साल की लड़की को शर्मिंदगी के सिवा कुछ महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए बेरुखी का कवच ओढ़ लिया। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, उसने झड़कते हुए कहा। उसकी आवाज बेहद सख्त और ठंडी थी। उसने अपनी नजरें थेर लीं और उसके चेहरे पर एक पत्थर जैसा भाव जम गया। एक पल के लिए मानो हवा भी जम गई हो। हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। ऊपर से देखने पर यूनियानान सख्त लगती थी, लेकिन अंदर से वो बहुत डरी हुई थी। उसे जानलेवा डर था कि उसका ये एहसान फरामोश रवैया उसके दुश्मन को भड़का देगा, जो शायद बिना सोचे समझे उसे मुक्का मार देगा। मैं था ही ऐसा इंसान, हिंसक और घमंडी। आमतौर पर अगर मुझे स्कूल में जरा सा भी अपमान महसूस होता या अगर मुझे किसी का चेहरा भी पसंद नहीं आता तो मैं सीधे लड़ाई पर उतर आता। कोई सवाल नहीं, कोई बकवास नहीं। मैंने ठंडी व्यंग भरी मुस्कान दी। ठीक है। पास ही फूलों की एक क्यारी थी। मैं वहां गया, उसे नीचे उतारा और यूनियानान को क्यारी के किनारे बैठने में मदद की। फिर मैंने दवाइयों का थैला उसके हाथों में थमा दिया, अपनी एड़ी पर घूमा और वहां से चला गया। मुझे मार नहीं पड़ी। यूनियानान ने राहत की एक धीमी सांस ली। अपने हाथ में दवाइयों का थैला देखकर उसने हिम्मत जुटाई और मुझे आवाज दी, रुको, मुझे दवाइयों के पैसे वापस करने दो। उसने प्लास्टिक के थैले से रसीद निकाली और उस पर नजर डाली। 39.20 युआन। फिर उसने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले, 50 युआन का एक नोट चुना और उसे मेरे हाथ में थमा दिया। बाकी के पैसे टैक्सी के किराए के लिए हैं। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मुझे अस्पताल ले जाने के लिए धन्यवाद। सच में धन्यवाद। उसे असल में उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे चोटों के इलाज के लिए अस्पताल ले जाऊंगा। अंतिम तक उसका साथ देने और उसके रहने की जगह ढूंढने में मदद करने की तो बात ही छोड़ दी। उसकी नज़र में मुझ जैसे इंसान में बहुत कम इंसानियत थी। मुझे तो बस उसे कहीं ले जाकर सड़क पर फेंक देना चाहिए था और उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए था।
मैं पीछे मुड़ा और उस पर एक संक्षिप्त नज़र डाली, नोट लिया और मैंने उसे अपनी जेब में ठूंस लिया और फिर तेजी से वहां से चला गया। मुझे दूर जाते देखकर यूनियानान ने राहत की सांस ली। वो वहां सुन्न होकर बैठी थी और सोचने लगी कि वो रात कहाँ बिताएगी। घर वापस जाना तो बिल्कुल भी नामुमकिन था और उसका कोई ऐसा करीबी दोस्त भी नहीं था जिससे वो मदद मांग सके। यूनियानान ने अपनी जेबें टटोली। जब वो पहले भागी थी तो उसने अपने पास मौजूद हर एक पैसा, अपना आईडी कार्ड और एक छोटी सी कागज की पर्ची के अलावा कुछ भी नहीं लिया था। अब उसके पास सिर्फ 230 युआन ही बचे थे। यूनियानान ने एक हल्की आह भरी, उस छोटी सी पर्ची को एक बार फिर खोला और उस पर लिखे 3 टेढ़े मेढ़े शब्दों को खाली नजरों से घूरती रही। तुम सबसे अच्छी हो। उसे पक्का नहीं पता था कि वो इसे अपने साथ क्यों लाई थी। शायद उसने बस इसे देखा और अचानक से उठा लिया था, लेकिन इस पल में इसने सचमुच उसे कुछ हद तक सुकून दिया। ज्यादा दूर नहीं, अंधेरे में डूबा हुआ मैं परछाइयों में खड़ा था और अपने आगे बैठी उस दुबली पतली लड़की को देख रहा था। मेरे मन में पहले का वो दृश्य फिर से चल रहा था, उसे उसके अपार्टमेंट के नीचे इतनी बुरी हालत में देखना। और आखिरकार मैंने झुंझुना कर एक गहरी सांस छोड़ी। आधा घंटा बीत चुका था, वो 1 इंच भी नहीं हिली थी, बस वहीं बैठी थी जैसे कोई नज़ारा देख रही हो। अगर उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी तो क्या वो मुझे बता नहीं सकती थी? उसने एक बार तो मदद मांगी ही थी, एक बार और मांगने में क्या हर्ज था? इस पढ़ने लिखने वाली लड़की की जिंदगी में सबसे अच्छी चीज जो कभी हुई थी वो उसके कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम से ठीक पहले वाली रात थी, जब उसके पिता ने उसे नशीली दवा खिला दी थी जिससे वो टेस्ट नहीं दे पाई और उसे बॉस मेई को 1 लाख युआन में बेचने की कोशिश की थी। क्योंकि ठीक उसी पल जब वो गहरे अंधेरे में डूबने वाली थी, उसकी मुलाकात उस लड़के से हुई जिसने उसकी जान बचाई। फिर भी वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि श्याओ बा ही था, वो लड़का जो आम तौर पर उसे सबसे ज्यादा परेशान करता था। ठीक उसी समय मेरा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। मैंने देखा तो निंग यिझो का मैसेज आया था। भाई, बड़ी खबर, यूनियानान, क्या उसने सच में गाँव नहीं दिया? क्या उसे सीधा एडमिशन मिल गया? ऐसा तो नहीं लगता। अरे बाप रे, पूरे स्कूल का टॉप स्टूडेंट गाँव में शामिल ही नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी मेरी तरह विदेश जा रहा है? स्कूल के चैट ग्रुप में तो अभी जबरदस्त हलचल मची हुई है। टीचर्स भी हैरान परेशान है। उन सबको उम्मीद थी कि यूनियानान त्सिंग हुआ या पीकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाकर स्कूल का नाम रोशन करेगा। इसके नीचे निंग यिझो के कुछ बेतरतीब कमेंट्स थे, लेकिन मैंने और नीचे स्क्रॉल नहीं किया। मेरी उंगलियां बस उस एक लाइन पर अटक गई थीं। यूनियानान ने सच में गाँव नहीं दिया। इस बीच शहर की दूसरी तरफ यूनियानान में अपनी टांगों की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। उसने आखिरकार मन बना लिया, वो टैक्सी लेकर पास के किसी यूथ हॉस्टल में जाएगी और वहीं रात बिताएगी। उसकी नज़र में उसे जो चोटें लगी थीं वे कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। शायद कल तक उनका दर्द चला जाएगा या कम से कम इतना ज़्यादा तो नहीं होगा। लेकिन शायद इसलिए कि जख्मों का अभी अभी इलाज हुआ था, चोट वाली जगहों से लगातार एक टीस उठ रही थी, जिसकी वजह से उसके लिए एक कदम भी चलना लगभग नामुमकिन हो गया था। युवान चेन ने जरूर उसका फोन जब्त कर लिया होगा ताकि वे किसी से मदद न मांग सके। इसलिए वो ऑनलाइन जाकर आसपास के सबसे सस्ते यूथ हॉस्टल नहीं ढूंढ सकती थी। उसे तो बस जो पहला हॉस्टल मिलेगा उसी में जाना पड़ेगा। कम से कम इस तरह उसके टैक्सी के कुछ पैसे तो बच जाएंगे। एक रात रुकने के लिए यूथ हॉस्टल में ज्यादा से ज्यादा 50 युआन ही तो लगने चाहिए, है ना? कल वो नौकरी ढूंढने जाएगी, हो सके तो ऐसी नौकरी जिसमें रहने खाने की सुविधा भी साथ में मिले। अगर वो गाँव अपनी योजना से 1 साल बाद भी देगी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने इतनी धीमी आवाज में बुदबुदाया कि वो मुश्किल से ही सुनाई दी। वो अपनी आवाज में छिपी उस गहरी उदासी को पहचान नहीं पाई जिसे उसकी जुबान छिपा नहीं पा रही थी। यूनियानन ने फूलों की क्यारी के किनारे पर अपने हाथों का सहारा लिया ताकि वो खड़ा हो सके और सड़क के किनारे जाकर टैक्सी रोक सके। लेकिन जैसे ही उसने जरा सा भी जोर लगाया, उसके घुटने का जख्म इतने भयानक दर्द के साथ भड़क उठा कि उसके पैर लगभग जवाब ही दे गए और ऐसा लगा जैसे वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ेगा। वो वहीं अपनी जगह पर जम गई और मन में निराशा की एक टीस महसूस करते हुए सोचने लगी कि आखिर वो सड़क के किनारे तक कैसे पहुंच पाएगी। यकीनन वो वहां तक रेंग कर तो नहीं जा सकती थी, है ना? अचानक एक परछाई जो आसपास की रात से भी ज्यादा गहरी और काली थी उसकी नजरों के सामने छा गई।
उसने ऊपर देखा और जिस पल उसने अपने सामने खड़े व्यक्ति को पहचाना, वो इतना चौंक गई कि धड़ाम से वापस फूलों की क्यारी में ही गिर पड़ी। तुम वापस यहाँ कैसे आ गए? मैं ठीक उसके सामने खड़ा हो गया और एक कोमल सुकून देने वाली आवाज में बोला, यूनियानन, तुम इस तरह हमारे सौदे से मुकर नहीं सकते। ये शब्द सुनकर यूनियानन पूरी तरह से हक्का बक्का रह गई। उसका साहस अचानक उमड़ पड़ा और उसने सहज ही पलटकर जवाब दिया, किस सौदे से मुकर रही हूं? मैं कहाँ मुकर रही हूं? मैं एक कदम और करीब आया और मेरी आवाज एक शरारती फुसफुसाहट में बदल गई। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि मैं कर सकती हूं? यूनियानन जम सी गई। वे यादें जो अभी पूरी तरह से धुंधली नहीं हुई थीं, उसे फिर से सताने लगीं। मैं उसके ऊपर झुक गया, उसकी प्रतिक्रिया के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करते हुए, और मेरे सीने से कुछ हल्की हंसी निकल पड़ी। तुम सच में स्कूल के सबसे होशियार छात्र हो, है ना? तुम्हें वाकई पता है कि दाव पेच कैसे खेलने हैं। तुम मुझसे पीछा छुड़ाने में कामयाब रहे, और चूंकि मेरे पास ना तो तुम्हारी संपर्क जानकारी है और ना ही मुझे पता है कि तुम कहाँ गए हो, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे सौदे से बड़ी चालाकी से बच निकले हो? मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगी, यूनियानान ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। हालांकि वो कुछ देर के लिए इस मामले के बारे में भूल गई थी, लेकिन अपने कर्ज से मुकरने का विचार उसके मन में एक बार भी नहीं आया था। यूनियानान ना तो अपमानित होकर गुस्से से आग बबूला हुआ और ना ही उसने गालियों की बौछार की। बजाय इसके उसने एक शांत संयम के साथ स्थिति को स्वीकार कर लिया, जिसने मुझे सचमुच हैरान कर दिया। तो फिर मेरे साथ चलो? यूनियानान ने जवाब देने से पहले 2 सेकंड तक चुप्पी साधे रखी। ठीक है, अगर जियांग भी चाहता है कि ये आज रात हो तो आज रात ही सही। जितनी जल्दी ये सब खत्म होगा, उतनी ही जल्दी मुझे जियांग बी का चेहरा दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, जो कि आखिरकार एक अच्छी बात है। मैं उसके एक कदम और करीब गया। तो मैं तुम्हें वहां तक ले चलूंगा। यूनियानान ने घबराकर फौरन अपना सिर हिला दिया। मैंने ठंडी सांस ली और कुछ कदम पीछे हट गया, बिना कुछ कहे। फिर भी मेरा अनकहा मतलब एकदम साफ था। आगे बढ़ो, चलो देखते हैं कि तुम खुद चलकर कैसे दिखाते हो। यूनियानान ने अभी कोशिश की थी और पूरी तरह से नाकाम रही थी। मैंने अभी इतनी जल्दी अपना सिर क्यों हिला दिया? घबराया हुआ और शर्मिंदा, उसने मुश्किल से ही मेरी तरफ देखने की हिम्मत की। उसकी आवाज़ इतनी धीमी हो गई थी जितनी किसी मच्छर की भिनभिनाहट। मैं चल नहीं सकती। तो? मैंने पूछा, अनजान बनने का नाटक करते हुए। यूनियानान स्वाभाविक रूप से मेरा नाटक समझ गई। मैं उसे एक बार फिर मुझसे मदद मांगने पर मजबूर करना चाहता था। हालांकि उसकी पिछली गुहार फौरी धमकी के सामने पूरी तरह से घबराहट से पैदा हुई थी। अब जबकि फौरी धमकी टल गई थी और चूंकि मेरे साथ जाना अब पूरी तरह से जिंदगी और मौत का मामला नहीं रह गया था, तो स्वाभाविक रूप से वो दोबारा मदद मांगने वाली नहीं थी। इस मोड़ पर उसने खुलेआम मेरी बात टालने की हिम्मत नहीं की। बजाय इसके वो बस चुपचाप वहीं खड़ी रही। हम लगभग 3 मिनट तक इसी तरह आमने सामने खड़े रहे। फिर एक अजीब सी चीख के साथ मैंने उसे गोद में उठा लिया, सड़क के किनारे गया और एक टैक्सी रोक ली। टैक्सी के अंदर पहुंचने के बाद हम दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। यूनियानान खिड़की से बाहर देखती रही, सड़क के किनारे लगे पेड़ों की परछाइयों को लगातार पीछे छूटते हुए देखती रही। शायद उसे जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ खो दिया था। शायद उसे कभी सच में ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि उसकी कोई खास अहमियत है। इस पल में यूनियानान ने खुद को जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा शांत महसूस किया। ये कहना कि उसे जरा भी अरुचि महसूस नहीं हुई झूठ होगा, लेकिन दूसरे विकल्प की तुलना में, यानी बॉस फांग द्वारा घसीट कर ले जाए जाने की तुलना में, ये नतीजा साफ तौर पर कहीं ज्यादा बेहतर था। 10 मिनट बाद जब उसने अपने सामने खड़ा वो अलग थलग विला देखा तो यूनियानान वहीं जम गया। क्या ये तुम्हारा घर है? मैंने बस हाँ में सिर हिलाया और उसे अंदर ले गया। यूनियानान तुरंत घबरा गई। अगर तुम्हारे परिवार वालों ने हमें देख लिया तो? उसे लगा था कि मैं उसे किसी होटल ले जाऊंगा। मैं हंस पड़ा। तो क्या हुआ अगर उन्होंने देख लिया? देखने दो। बिना अपनी चाल धीमी किए मैं उसे घर के अंदर ले गया। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, हमारा सामना घने अंधेरे से हुआ। तभी यूनियानान को सच्चाई का एहसास हुआ। घर पर कोई नहीं था। यह एहसास होने पर कि उसके साथ मजाक किया गया है, उसने चुपचाप अपने दांत भींचे।
मैं उसे सीधे डाइनिंग टेबल पर ले गया। जैसे ही मैंने उसे नीचे बिठाया, दरवाजे की घंटी बजी। मैं दरवाज़ा खोलने गया और जब मैं लौटा तो मेरे हाथ में एक टेक आउट बैग था जिसमें 2 लोगों के लिए सी फूड पॉरेज था। मैंने ढक्कन उठाया, एक कटोरा यू नियानान के सामने रखा, फिर बर्तनों का पैकेट फाड़ा और उसे एक चम्मच थमा दिया। मैंने चम्मच दिया, उसे लेते ही यू नियानान ने दबी जबान में शुक्रिया कहा। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। पिछले कुछ घंटों की घटनाएं इतनी जोरदार थीं कि उसे अपनी भूख का एहसास करने का मौका ही नहीं मिला था। लेकिन अब पॉरेज की महक ने आखिरकार उसकी भूख जगा दी। उसने एक चम्मच उठाया और अपने मुंह में डाला। एक स्वादिष्ट गर्माहट उसकी तालू में फैल गई और उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर पिघलने लगा हो। खाने के बाद मैं वापस किचन में गया और एक केक का डिब्बा ले आया जिसे मैंने डाइनिंग टेबल के ठीक बीच में रख दिया। केक को देखते ही यू नियानान को अपने सीने में एक अजीब सी जकड़न महसूस हुई। उसने बस एक पल के लिए केक पर नजर डाली और फिर आंखें फेर लीं। जाहिर है वो इतना गुस्ताख नहीं होगा कि उसे पता होगा कि आज उसका जन्मदिन है। आखिरकार हर केक जन्मदिन का केक नहीं होता। और सच में मैंने एक शब्द नहीं कहा। मैंने बस डिब्बा खोला और केक काटना शुरू कर दिया। मैंने जो सबसे पहला टुकड़ा काटा वो यू नियानान की तरफ बढ़ा दिया। वो कुछ सेकंड तक उसे घूरती रही, फिर सावधानी से पूछा, अगर मैं इसे ना खाऊं तो चलेगा? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी और उसके चेहरे पर बेजान सा भाव था, जैसे उसमें जरा भी जान न बची हो। फिर भी उसमें विरोध की एक हल्की सी झलक भी थी। मैं अभी अपने लिए एक टुकड़ा काटने ही वाला था कि मैं रुक गया। सोच समझकर मैंने वो केक, जिसे मैंने पहले यू नियानान की तरफ बढ़ाया था, वापस अपनी तरफ खींच लिया। क्या उसे वो पसंद नहीं आया था या वो बस उसे खा नहीं पा रहा था? मैंने एक चम्मच केक उठाया और अपने मुंह में डाल दिया। हमारी अभी अभी हुई बातचीत मुझे बस एक मामूली सी बात लगी, जैसे मुझे उसकी जरा भी परवाह न हो। इस बीच यू नियानान ने अपनी चम्मच कसकर पकड़ी और अपने कटोरे में बचे हुए दलिये को कुरेदने लगा। उसे खाना नहीं था। जिस तरह वो इतनी गहरी नींद सोई थी वो साफ तौर पर अस्वाभाविक था। हमने कल रात बाहर खाना खाया था, इसलिए समस्या की जड़ वो नहीं हो सकती थी। इसका एकमात्र संभावित कारण वो छोटा सा केक ही था। उसने अपने होठों के कोनों को ऊपर उठाकर खुद पर ही व्यंग करते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी। उसकी आंखों में खुद के लिए ही गहरी उपहास की भावना झलक रही थी। नए दरवाजे और खिड़कियां शायद उन्हें भी किसी और वजह से नहीं बल्कि उस पर नजर रखने के लिए ही लगाया गया था। और जरा सोचिए, वो तो इन सब चीजों को देखकर खुद ही भावुक हो गया था। अब पीछे मुड़कर देखने पर उसे सचमुच लगा कि वो कितना बड़ा बेवकूफ थी। मैंने और कुछ नहीं कहा। केक खत्म करने के बाद मैं पास रखे सोफे से टिककर बैठ गया और अपना फोन हाथ में लेकर गेम खेलने लगा। यू नियानान के खाना खत्म करने के बाद ही मैंने आखिरकार कुछ कहा, ठीक है, अब जाकर सो जाओ। ये निश्चित रूप से एक सीधा तरीका था, बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आना। यू नियानान जानती थी कि ये पल कभी न कभी तो आना ही था। यहाँ तक कि पूरे सफर के दौरान वो मानसिक रूप से खुद को इसके लिए तैयार कर रही थी, खुद को इस स्थिति की वास्तविकता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रही थी। फिर भी वो अपने अंदर उठ रही घबराहट को रोक नहीं पाई। मैं पहले नहाना चाहूंगी। मैंने त्योरियां चढ़ाईं, तुम अपनी टांग को गीला नहीं होने दे सकते। लेकिन अगर मैं नहाऊंगी नहीं तो मुझे बहुत गंदा गंदा महसूस होगा। मैं इसे प्लास्टिक फिल्म से लपेट लूंगी। मैं वादा करती हूं कि जख्म पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगेगी। जैसे जैसे वो बोल रही थी, वो सावधानी से अपनी नजरें ऊपर उठाकर मेरे हाव भाव भांपने की कोशिश कर रही थी। उसे इस बात का बेहद डर था कि कहीं मैं मना न कर दूं। उसे इतनी बेसब्री से मेरा मिजाज भांपने देखकर मुझे अपने अंदर एक अजीब सी झुंझलाहट महसूस हुई। अपने पिता की कही बातें याद करते हुए मैंने सोचा, वो किस तरह के माहौल में पली बढ़ी होगी कि उसे नहाने जैसी मामूली चीज के लिए भी इजाजत लेने यानी सामने वाले का मूड भांपने की जरूरत महसूस हुई। यू नियानान अपनी बात समझाने के लिए कुछ और कहना ही वाली थी, लेकिन मैंने बस एक गंभीर चेहरा बनाया, उससे मुंह फेरा और वहां से चला गया। वो मेरे दूर जाते हुए शरीर को बस टकटकी लगाए देखता रहा। क्या इसका मतलब हाँ था या नहीं, ये कहना मुश्किल था। फिर एक कैबिनेट का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। यू नियानान अभी भी मेरे इरादों को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि उसने देखा कि मैं उसकी तरफ आ रहा हूं और मेरे हाथ में प्लास्टिक रैप का एक रोल था। चलो, मैंने कहा, चलो तुम्हें साफ सुथरा कर दें।
ये शब्द कहते ही मैंने उसकी कमर से उसे ऊपर उठाया और बेडरूम की तरफ ले गया। यूनियानान को अपने आप ही लगा कि मैंने अपना मन बदल लिया है, कि मैं उसे नहाने नहीं दूंगा बल्कि सीधे असली काम पर आ जाऊंगा। हालांकि मैं बेडरूम में नहीं रुका, इसके बजाय मैं सीधे बाथरूम में मुड़ गया। यूनियानान की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने इतना बड़ा बाथरूम पहले कभी नहीं देखा था, ना ही कभी बाथटब का इस्तेमाल किया था। जिस तरह उसकी नजरें बाथटब पर टिकी हुई थीं, उसे देखकर मेरे होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। भूल जाओ इस बारे में, मैंने छेड़ा। तुम्हारी उन टांगों के साथ तुम्हें सच में लगता है कि तुम बाथटब में आराम से लेट पाओगी? रंगे हाथों पकड़े जाने पर यूनियानान ने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया और वो धीरे से बुदबुदाई, मैं तो बस। यूनियानान को नीचे उतारने के बाद मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी मैंने उसे धीरे से बोलते सुना, मेरे पास बदलने के लिए कोई साफ कपड़े नहीं हैं। मैंने तब तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब मैंने ये सुना तो मुझे ये कोई बड़ी समस्या नहीं लगी। मैं तुम्हें अभी बाहर ले जाकर कुछ कपड़े दिला देता हूँ, मैंने कहा। यूनियानान ने अपनी जेब में बचे कुछ गिने चुने नोटों के बारे में सोचा और उसे अचानक ही पैसों की कमी की वजह से शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने मेरी तरफ देखा और मन ही मन थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद आखिरकार हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसे कपड़े हैं जिन्हें तुम अब नहीं पहनते? क्या तुम मुझे वे उधार दे सकते हो? हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मैंने सोचा, अगर तुम्हें मुझ जैसे किसी इंसान के कपड़े पहनने में कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भला क्या दिक्कत होगी। बस तुम इंतजार करो, एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं। यूनियानान ने मन ही मन बुदबुदाया। वह सच में मन में रंज रखता है। 10 मिनट बाद यूनियानान तौलिए से अपने बाल सुखा रही थी। उसने एक पल के लिए चुपचाप उस अंडरवेयर को घूरा जिसे उसने गीला होने से बचाने के लिए शावर स्टॉल के बाहर छोड़ दिया था, और उसे वापस पहनने के बारे में सोचने लगी। उसे ये विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। मन ही मन थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद आखिरकार उसने आह भरी और बेमन से उसे उठाने के लिए नीचे झुकी। जैसे ही वो सीधा होने वाली थी, उसका पैर फिसल गया। यूनियानान ने खुद को संभालने के लिए जल्दी से दरवाजे का चौखट पकड़ा, फिर गीले फर्श पर पड़े अंडरवेयर को नीचे देखा और समझ नहीं पा रही थी कि उसे धोए या बस फेंक दे। अच्छी खबर ये थी, उसे वापस पहनना नहीं पड़ेगा। बुरी खबर ये थी, अब उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब उसके पास कोई और चारा नहीं बचा था। हार मानकर उसने फर्श से कपड़े उठाए और उन्हें धोना शुरू कर दिया। बाथरूम में एक वॉशिंग मशीन थी, लेकिन यूनियानान का उसे इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था। वो जानती थी कि वॉशिंग मशीन को घर का एक काफ़ी निजी सामान माना जाता है। यूनियानान ने जल्दी और कुशलता से उन कुछ कपड़ों को हाथ से धोया जब तक कि वे साफ नहीं हो गए। क्योंकि उसे कोई बेसिन नहीं मिला, इसलिए उसने बस गीले कपड़े अपने हाथों में ही पकड़ रखे थे। बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर उसने टपकते हुए कपड़े ऊपर उठाए और सावधानी से पूछा, क्या मैं कुछ हैंगर उधार ले सकती हूँ? चेहरे पर कोई भाव ना लाते हुए मैंने अलमारी से मुट्ठी भर हैंगर निकाले और बालकनी से एक बेसिन ले आया। कपड़े इसमें डाल दो। जैसे ही यूनियानान ने अपने कपड़े बेसिन में रखे, उसने उसे मुझसे वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसका हाथ झटक दिया। बेसिन और हैंगर सिंक के काउंटर पर रख दिए और इसके बजाय उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर की तरफ चल पड़ा। यूनियानान की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। रुको, क्या ये अभी हो रहा है? इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है ना? क्या तुम मुझे पहले अपने कपड़े टांगने भी नहीं दोगे? मुझे पहले अपने कपड़े टांगने हैं, वरना कल मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं होगा। मैंने बस हाँ में सिर हिलाया और फिर उसे बिस्तर के किनारे बिठा दिया। तुम्हारी टांग की हालत देखते हुए जोर मत लगाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े टांग दूंगा। ये शब्द सुनकर यूनियानान की आंखें और भी ज्यादा चौड़ी हो गईं। उसे अचानक कपड़ों के ढेर में 2 अंडरवेयर याद आ गए। अपना सारा डर भूलकर वो अचानक घबराहट में बोली, मैं खुद टांग लूंगी। ये बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं था, नहीं ये किसी ऐसे व्यक्ति का लहजा था जिसे दूसरों को तकलीफ देने का बुरा लग रहा हो। इसके विपरीत ऐसा लग रहा था जैसे वो बस ये नहीं चाहती थी कि मैं उसकी चीज़ों को हाथ लगाऊं। मेरे होठों के किनारों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। क्या मैं तुम्हें पहले ही अपनी बाहों में उठा चुका हूं? क्या सच में मुझे तुम्हारे कपड़ों को छूने की इजाज़त नहीं है? यूनियानान को एहसास हुआ कि मैंने उसे गलत समझ लिया है। वो जानती थी कि मेरी नज़र में उसका व्यवहार एक बार फिर सरासर एहसान फरामोशी जैसा लग रहा होगा। फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे समझाए। वो बस एक सूखी दबी हुई आवाज़ में अपनी बात दोहरा सकी, मैं खुद टांग लूंगी। मेरे होठों पर खिंची मुस्कान धीरे धीरे मिट गई। मैंने और कुछ नहीं कहा।
मैंने उसे फिर से उठाया और बालकनी की तरफ ले गया। उसे नीचे बिठाने के बाद मैं एक तरफ खड़ी हो गई और अपनी नाराज़गी छिपाए बिना बोली, ठीक है, खुद टांग लो। यू नियानान ने सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। ये देखकर कि मेरा वहां से जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, उसकी सांस सीने में ही अटक गई। न ऊपर जा रही थी न नीचे आ रही थी। ये लड़की सच में मुझे आम लोगों से कहीं ज्यादा नफरत करती लगती है, मैंने मन ही मन सोचा। यू नियानान ने अपने होंठ काटे और फिर एक भाड़ में जाए सब वाला रवैया अपनाते हुए उसने सोचा, तो ठीक है, इसे देखने दो, ये निश्चित रूप से उससे तो बेहतर ही है जो बाद में होने वाला है। ये किस तरह की अजीबोगरीब स्थिति थी। जब उसने अपने मन में सब कुछ सुलझा लिया तो उसने कपड़े टांगना शुरू किया, पहले शर्ट फिर पतलून। ये देखकर कि उसका काम हो गया है, मैं उसके पास गया इस इरादे से कि उसे वापस अंदर ले जाऊं। फिर भी मुझे मन में एक अजीब सी शिकायत महसूस हो रही थी। बस ये 2 कपड़े ही तो थे और वो मुझे इन्हें छूने भी नहीं दे रही थी। ऐसा तो नहीं था कि मैंने उसे पहले कभी छुआ ना हो। जब मैंने उसे गोद में उठाया था तो क्या मेरे शरीर का हर हिस्सा उसके शरीर से नहीं छुआ था? और वो खुद ही तो था जिसने मुझसे उसे गोद में उठाने की मिन्नत की थी। आखिर माजरा क्या था? सिर्फ इसलिए कि अब वे कपड़े धुलकर साफ हो गए थे, मुझे उन्हें छूने की इजाजत नहीं थी। जब मैं इन बातों पर सोच विचार कर रहा था तो मैंने देखा कि यू नियानान ने पास रखे एक छोटे से टब में हाथ डाला और उसमें से कुछ और बाहर निकाला। उसने उसे खोला, एक हैंगर पर टांगा और फिर उसे कपड़े सुखाने वाली रॉड पर टांग दिया। बालकनी की लाइट जल नहीं रही थी, फिर भी मैं उसे साफ साफ देख सकता था। रॉड पर लटका हुआ कपड़े का वो छोटा सा टुकड़ा, जिस पर एक छोटा सा बो लगा हुआ था। मैंने अचानक अपना सिर नीचे कर लिया, मानो किसी गर्म चीज से मेरा हाथ जल गया हो। नीचे की ओर देखते हुए मैं यू नियानान के सिर का ऊपरी हिस्सा देख सकता था। वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपने साथ बदलने के लिए एक जोड़ी अंडरवेयर भी लाया हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत अपने विचारों की लड़ी तोड़ी, दूसरी ओर मुड़ा और अपनी नज़र कहीं और घुमा ली। हालांकि यू नियानान ने खुद को समझा बुझाकर ये काम कर तो लिया था, लेकिन आखिर में वो अभी भी बस एक कमसिन लड़की ही थी जिसने अभी अभी 18 साल पूरे किए थे। वो इतनी भी बेशर्म नहीं थी। वो वहीं अपनी जगह पर जड़वत खड़ी रही। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया और उसने मेरी प्रतिक्रिया जानने के लिए ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। मैंने कपड़े सुखाने वाली रॉड की ओर हाथ बढ़ाया। उसे गोद में उठाने के बाद मैं तुरंत मुड़ा और वहां से चला गया। यू नियानान मेरे कदमों की आहट सुनती रही, जो धीरे धीरे दूर होती गई। हैरान होकर उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां मैं खड़ा था। जाहिर है उसने यह मान लिया था कि मैं उसे गोद में उठाकर वापस अंदर तक ले जाऊंगा, इसलिए वह मुझसे नाराज हो गई थी। जिस पल उसने पीछे मुड़कर देखा, बेडरूम की मुख्य लाइटें झटके से बुझ गईं और सिर्फ बिस्तर के पास वाला लैंप ही एक हल्की धुंधली सी रोशनी बिखेर रहा था। रोशनी इतनी कमजोर थी कि बालकनी तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। यू नियानान को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे अजीब बर्ताव ने उसे कुछ पलों के लिए जड़ कर दिया। फिर अचानक उसे एहसास हुआ हम वो काम करने वाले थे और मैंने पहले ही लाइटें बुझा दी थीं। हालांकि शायद मैंने लाइटें थोड़ी ज्यादा ही जल्दी बुझा दी थीं। उसी पल में सीधे यू नियानान के सामने आ गया और जानबूझकर धीरे धीरे उसे अपनी बाहों में उठा लिया। इसमें मुझे जरा भी जोर नहीं लगाना पड़ा, फिर भी मेरी हरकतें बेहद अकड़ी हुई थीं। मैंने उसे अपनी बाहों से दूर ही रखा और उससे किसी भी तरह का शारीरिक संपर्क करने की पूरी कोशिश की, मानो मैं कोई जलता हुआ आलू थामे हुए हूं। यू नियानान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अचानक मुझे क्या हो गया है। आखिरकार इससे पहले जब मैंने उसे उठाया था तो मेरी हरकतें कितनी सहज और पक्की थीं, और बालकनी से बेडरूम तक का रास्ता भी जरा भी तंग या अजीब नहीं लगा था। जब हम बिस्तर तक पहुंचे तो यू नियानान को लगा कि उसे लगभग बिस्तर पर फेंका जा रहा है। जैसे ही वह बिस्तर पर गिरा, उसके नीचे का गद्दा जोर से उछला। बिस्तर के पास वाले लैंप की धुंधली रोशनी में जब उसने मेरी परछाई को देखा तो यू नियानान की सांसें थम सी गईं और उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। माहौल में अचानक एक अजीब सी तनाव भरी हलचल पैदा हो गई थी। यू नियानान ने अपना सिर झुका लिया और अपनी नज़रें मेरी नज़रों से हटा ली। तुम आज रात यहीं सो सकते हो, मैंने चादरें और रज़ाई का कवर पहले ही बदल दिया है। मेरी आवाज़ में एक अजीब सी समझ से परे गहराई आ गई थी।
मेरे मुंह से शब्द अचानक निकल पड़े। क्या तुम यहीं नहीं सो रहे हो? ये कहते ही मुझे अपनी बात पर पछतावा हुआ। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और मैंने अपना सिर वापस तकिए में छिपा लिया। ऐसा लग रहा था मानो मैं सचमुच चाहती हूं कि वो यहीं रुके। मैं उससे इतना परेशान हो गया कि मुझे हंसी आ गई। यूनियानान, तुम्हारी नज़र में क्या मैं सचमुच बस एक जानवर हूं? तुम्हारे पैर में चोट लगी है, फिर भी मैं यहां तुम्हें बिठाने की कोशिश कर रहा था। मैं रुका, फिर अपनी बात को दूसरे शब्दों में कहा, ताकि तुम कोई जोरदार काम ना करो। यूनियानान के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। सच में वह ठीक यही सोच रही थी। बिस्तर पर बैठी उस लड़की के चेहरे के हाव भाव एक पल के लिए जम से गए। उसके मन की बात बिल्कुल सही सही भांप ली गई थी। फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। उसे अब भी पक्का यकीन था कि मैं एक नंबर का कमीना हूं और कुछ नहीं। सो जाओ, तुम भी जरूर थक गई होगी। मैंने एक शरारती सी मुस्कान दी। तुम बस मुझ पर लट्टू हो रही हो, लेकिन तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। ये आखिरी शब्द कहकर मैं मुड़ा और बेडरूम से बाहर निकल गया। यूनियानान ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लें। ये जियांग भी सिर्फ एक गुंडा ही नहीं था, बल्कि एक बेशरम नीच इंसान था जो सरेआम झूठ बोलता था। बेडरूम से बाहर निकलते ही मैं सोफे पर धम से बैठ गया और अपना सिर पीछे की ओर तकियों पर टिका दिया। ऊपर लगी लाइट से मेरा चेहरा एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था और अचानक मेरे चेहरे पर जो शर्म की लाली गर्दन तक फैल गई थी, जिससे मेरा चेहरा इतना सुर्ख हो गया था कि मानो उससे खून टपक रहा हो, अब उसे छिपाना नामुमकिन था। उस तेज रोशनी में छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। मैंने अपना हाथ लंबी और पतली उंगलियों वाला ऊपर उठाया और अपनी आंखों पर रख लिया, ताकि उस चकाचौंध भरी रोशनी से बच सकूं। मैं अपनी आंखों के सामने की रोशनी तो रोक सकता था, लेकिन उन तस्वीरों को नहीं रोक सकता था जो लगातार मेरी आंखों के सामने कौंध रही थीं। मन ही मन कुछ बड़बड़ाते हुए मैं सोफे से उठ खड़ा हुआ। मैं पहली मंजिल पर बने गेस्ट रूम के बाथरूम में गया और ठंडे पानी की बौछार के नीचे खड़ा हो गया। मैं बस और कुछ नहीं कर रहा था, सिवाय इसके कि मैं खुद के शांत होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं नहाने वाला था, मैंने ऊपर शेल्फ की तरफ नजर डाली। वो पूरी तरह से खाली थी। तभी मुझे एहसास हुआ, नहाना? मैं आखिर सोच क्या रहा था? यहां तक कि मेरे कपड़े भी सारे मेरे अपने बेडरूम में ही रखे थे। हालांकि तकनीकी तौर पर यह गेस्ट रूम था, लेकिन यहां मुझसे मिलने कोई कभी आया नहीं था और न ही मेरा ऐसा कोई इरादा था कि कोई आए। इसलिए अलमारी में कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं था और बिस्तर भी बस एक खाली लकड़ी का फ्रेम जैसा था। मैंने अपनी नज़रें नीचे की और उन कपड़ों को घूरने लगी जो मैंने अभी अभी उतारे थे और ज़मीन पर पड़े थे। मेरी आंखों में एक अंदरूनी कश्मकश साफ झलक रही थी। एक पल तक चुपचाप हवा में घूरने के बाद आखिरकार मैंने एक गहरी थकी हुई सांस ली और ज़मीन से कपड़े उठा लिए। उन्हें अपने शरीर से उतारे हुए अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी, फिर भी अब उन्हें देखकर मुझे घिन के सिवाय और कुछ महसूस नहीं हो रहा था। माथे पर बल डालते हुए मैं गेस्ट रूम से बाहर निकला और दूसरी मंजिल की तरफ देखा। वो अब तक सो गई होगी, है ना? चुपके से अंदर जाकर अपने कपड़े लाने का ख्याल मेरे मन में आया, लेकिन मैंने तुरंत ही उसे झटक दिया। अगर मैंने उसे जगा दिया तो क्या होगा? उसकी नज़रों में मैं सचमुच धूल से भी नीचे गिर जाऊंगा। इसके अलावा आज के दिन के लिए वो पहले ही काफ़ी डर चुका था। मैंने अपनी नज़रें हटा लीं, चुपचाप अपना फ़ोन खोला और एक डिलीवरी ऐप खोला। मैंने कुरियर सर्विस के ज़रिए अपने लिए कुछ कपड़े और टॉयलेटरीज मंगवाए। जैसे ही मैंने ऐप बंद किया, वीचैट पर एक मैसेज आया। ये असिस्टेंट लिन की तरफ से था। सीईओ जियांग का कहना है कि अगर आपके पास कोई ज़रूरी काम नहीं है तो आपको नॉर्थ सिटी लौट आना चाहिए, ताकि उनके विदेश जाने से पहले परिवार एक साथ मिल सके। मैंने अपनी पलकें झुकाईं और मैसेज पर बस एक सरसरी नज़र डाली। मुझे ये एक मजाक जैसा लगा। मैंने तिरस्कार से अपने होंठ से कोड़े। मुझे जवाब देने की जहमत भी नहीं उठानी थी और समय बिताने के लिए यूं ही एक मोबाइल गेम खोल लिया। जब मेरी डिलीवरी आ गई तो मैं वापस बाथरूम में गया और ठीक से नहाया। उसके बाद मैं सीधे सोफे पर गया, लेट गया, अपनी आंखें बंद की और सो गया। मेरे जाने के बाद यूनियानान की दुनिया में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। वो बिस्तर पर ही बैठी रही, बिना हिले डुले। उसके चेहरे पर अचानक ऐसे भाव आ गए जिन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल था। अगर किसी ने उसे महज एक हफ्ते पहले बताया होता कि वो आखिरकार जियांग बी के घर चली जाएगी और तो और जियांग बी के कमरे में सोएगी, तो यूनियानान को पूरा यकीन था कि वे कोई डरावनी कहानी गढ़ रहे हैं। मगर अब वो यहीं था और ये बात बिना किसी शक के पूरी तरह से सच थी। जियांग बी के बिस्तर पर लेटे हुए यूनियानान को गद्दा बहुत ही नरम लगा।
रज़ाई से बिस्तर की ताज़ा साफ महक आ रही थी, ऐसी महक जो पिछली रात ही धुले हुए कपड़ों से आती है। और साथ में पुदीने की हल्की बारीक सी खुशबू भी थी। हालांकि ये पुदीने की महक रज़ाई से नहीं बल्कि हवा में हल्की हल्की तैर रही थी। यूनियानान ने अपनी नाक से कोड़ी। उसे ये महक कुछ जानी पहचानी लगी। ऐसा लगा जैसे जब भी जियांग भी उसे गले लगाता था उसे ये महक आती थी। हालांकि आमतौर पर वो घबराहट और तनाव के कारण इतना अकड़ा हुआ रहता था कि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। यूनियानान करवट बदलकर रज़ाई में अपना चेहरा गड़ा दिया ताकि वो महक से बच सके, लेकिन उसे पुदीने की और भी तेज महक महसूस हुई। इस बार ये महक उसके अपने शरीर से आ रही थी। अचानक उसे याद आया कि जियांग का शावर जेल पुदीने की खुशबू वाला था और उसने उसी का इस्तेमाल किया था। यूनियानान को पहले लगा था कि वो सो नहीं पाएगी। आखिर कल का दिन उसकी पूरी 18 साल की जिंदगी का सबसे बुरा अनुभव था। फिर भी जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो चारों ओर रोशनी थी। बालकनी की खिड़कियों के पर्दे खुले हुए थे जिससे सुबह की रोशनी बाहर से अंदर आ रही थी और साथ में चिड़ियों की चहचहाट भी सुनाई दे रही थी। उसके घुटनों और पैरों के तलवों के जख्मों में अब दर्द नहीं हो रहा था। बस जब वो इस तरह हिलती डुलती थी कि जख्मों पर खिंचाव पड़ता तो उसे हल्का फुल्का पल भर का दर्द महसूस होता था। यूं नियान बिस्तर से नीचे उतरी और बालकनी में चली गईं, जहां उन्होंने गहरी सांस ली। सुबह की हवा में हल्की नमी थी और वो बहुत ही सुकून देने वाली थी, जिसमें फूलों की नाजुक खुशबू भी घुली हुई थी। अपने पूरे शरीर को आराम महसूस करते हुए यूं नियान ने बालकनी में आलस भरे अंदाज में अंगड़ाई ली। उसे लगा कि उसकी खोई हुई ताजगी और जान वापस लौट रही है। नहाने धोने और अपने कपड़े वापस पहनने के बाद उसने देखा कि रज़ाई का कवर, जिसे जियांग ने पिछली रात उतारा था, अभी भी बेडरूम के फर्श पर बिखरा पड़ा था। उसने उसे उठाया और वॉशिंग मशीन में डाल दिया और जियांग के जो 2 कपड़े उसने उतारे थे उन्हें उसने जल्दी से हाथ से धोया और बालकनी में सूखने के लिए टांग दिया। ये सारे काम आराम से निपटाने के बाद यूं नियान आखिरकार बेडरूम से बाहर निकली। बाहर एकदम शांति थी। जियांग अभी तक जागे नहीं थे। उनका असल इरादा तो लिविंग रूम में बैठकर मेरा इंतजार करना और थोड़ी बातचीत करना था, लेकिन कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि सोफे पर कोई लेटा हुआ है। यूं नियान हैरानी से ठिठक गईं। उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि मैं सोफे पर सोता हुआ मिलूंगा। आखिर ये विला इतना बड़ा था, यहाँ यकीनन सिर्फ एक ही बेडरूम तो नहीं होगा। मैंने अपनी एक बाह अपनी आंखों पर रखी हुई थी ताकि बाहर से आने वाली रोशनी से उन्हें बचाया जा सके, और मेरी बाह के नीचे जो आधा चेहरा दिख रहा था वो लाल हो रहा था। लिविंग रूम का एसी काफी कम तापमान पर सेट था। ये बात यूं नियान को कमरे में घुसते ही महसूस हो गई। फिर भी मैंने अपने ऊपर कोई कंबल नहीं ओढ़ा हुआ था, बस सोफे से एक छोटा सा तकिया उठाकर अपनी कमर पर रख लिया था। उन्हें ये सोचकर चिंता होने लगी कि कहीं मैंने पूरी रात इस ठंडी एसी वाली हवा में ही तो नहीं बिता दी, और कहीं इसी वजह से मुझे बुखार तो नहीं हो गया। आखिर मैंने ही तो उनके लिए अपना बेडरूम खाली किया था। अगर सचमुच इसी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई होती तो उन्हें सच में बहुत बुरा लगता और वे खुद को दोषी महसूस करते। यही सोचते हुए यूं नियान धीरे धीरे सोफे के और करीब आईं ताकि वे मेरे माथे का तापमान चेक कर सकें। मैं, जो गहरी नींद में सोया हुआ था, अचानक कुछ महसूस हुआ। मैंने झट से अपनी बाह नीचे की और अपनी आंखें खोल दीं। हमारी नजरें अचानक एक दूसरे से टकराईं। यूं नियान का हाथ अभी भी मेरे माथे के ठीक ऊपर ही अटका हुआ था। उसने 2 बार पलकें झपकाईं और फिर जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया ताकि वे अपने इस काम की वजह बता सकें। लेकिन उन्हें हैरानी तब हुई जब मैंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे मैं बुरी तरह से चौंक गया हूं। मैं लगभग उछलकर सोफे से खड़ा हो गया। अपनी कमर के हिस्से को छुपाने के लिए उस छोटे तकिए को कस कर पकड़ लिया और यूं नियान वो घबराहट और शक भरी नजरों से घूरने लगा। अभी अभी नींद से जागा होने की वजह से मेरे चेहरे पर अभी भी थोड़ी सी हैरानी और सुस्ती छाई हुई थी। मेरी आंखों के कोनों में हल्की सी लालिमा झलक रही थी और मेरी सांसें भी थोड़ी सी तेज और बेकाबू हो रही थीं। मेरे चेहरे पर मेरी वो जानी पहचानी ठंडी और सख्त वाली अदा बिल्कुल भी नहीं थी। इसके बजाय मैं उस पल बेहद प्यारा और भोला भाला सा लग रहा था। यूं नियान ने मुझे पहले कभी इस हाल में नहीं देखा था, ना ही उसने कभी सोचा था कि मैं ऐसा दिख सकता हूं, और उसने बोलने के इरादे से अपना मुंह खोला। तभी अचानक मेरे शब्द मेरे गले में ही अटक गए। उसके उस जबरदस्त दबाव के उन कुछ ही पलों में मैं सोफे से कूदकर तेजी से दौड़ते हुए दूसरी मंजिल के बेडरूम में पहुंच गया और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। ये ठीक नहीं था।
एक पल के लिए यूनियानान को सचमुच ऐसा लगा जैसे वही कोई विकृत मानसिकता वाला इंसान हो। मदद करो, ये सचमुच ठीक नहीं है। जियांगपी के आम स्वभाव को देखते हुए डर कर हथौड़ा उठा लेना और किसी को उससे मारना तो पूरी तरह से मुमकिन था, लेकिन इस तरह का बर्ताव करना बिल्कुल नहीं। वो एकदम शर्मीला और घबराया हुआ लग रहा था, ठीक वैसी ही जैसे बाहर बगीचे में खिले हुए पियरे डे रॉन्सार्ड गुलाब। दरवाजे पर कुंडी लगाने के बाद ही मुझे आखिरकार राहत की सांस मिली। आदत के मुताबिक मैं बिस्तर पर धड़ाम से गिर पड़ा और मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपने तपते हुए चेहरे को दोनों हाथों से ढककर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और तुरंत ही पिछली रात के सपने के दृश्य मेरी आंखों के सामने तैरने लगे। मेरे शरीर के हर हिस्से पर बिखरे हुए चुंबन, दबी दबी सी आहें, गहरे रंग की पृष्ठभूमि के सामने त्वचा की दूधिया सफ़ेदी और वो बर्फ जैसी सफ़ेद टांगें जो मेरी कमर से कसकर लिपटी हुई थी। लानत है, क्या मैं कोई विकृत मानसिकता वाला इंसान हूँ? अचानक एक एहसास होने पर मेरे गले का उभार ऊपर नीचे हुआ। मैं रॉकेट की तरह बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया। मेरा पीला पड़ा हुआ चेहरा पूरी तरह से गहरे लाल रंग में रंगा हुआ था। मैं बिस्तर की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। इसके बजाय मैं तेजी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। यूनियानान ने अपनी भौहें से कोड़ी और काफी देर तक गहरी सोच में डूबी रही। आखिरकार उसने खुद को ये यकीन दिला लिया कि उसे जरूर कोई भ्रम हुआ होगा, कि उसने चीजों को गलत तरीके से देखा होगा। आखिर वो जियांगपी था, एक ऐसा लड़का जिसके लड़ने के दांव पेच अजीब तरह से मोहक तो थे, लेकिन जिसका शर्मीलेपन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं हो सकता था। हाँ, उसे पक्का कोई भ्रम ही हुआ होगा। यूनियानान ने दृढ़ता से हिर हिलाया और उसका मूड तुरंत फिर से हल्का हो गया। उसने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन मैं फिर भी नीचे नहीं आया। उसके पेट में भूख के मारे गुड़गुड़ाहट होने लगी। यूनियानान ने रसोई की ओर देखा, सोचते हुए कि क्या उन्हें अपने लिए कुछ खाने को बना लेना चाहिए। फिर भी उन्हें लगा कि किसी और की रसोई का बिना पूछे इस्तेमाल करना असभ्य होगा, इसलिए उन्होंने थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया। आखिरकार पीछे से चप्पलों की सरसराहट की आवाज़ उन तक पहुंची। यूनियानान के कंधे तन गए। किसी अजीब से कारण से उन्हें अचानक एक घबराहट की लहर महसूस हुई। वो सोफे से उठीं और मेरी ओर देखने के लिए मुड़ी। मैं बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी मैं हमेशा दिखती हूँ, शांत और अलग थलग, जिसमें विद्रोह और चुनौती का वो जाना पहचाना अंदाज था। मेरे चेहरे का रंग फिर से अपने सामान्य फीकेपन पर लौट आया था और मेरी नज़र, जब मैंने उनकी ओर देखा, शांत और स्थिर थी, जिसमें भावनाओं की एक भी हलचल जाहिर नहीं हो रही थी। यूनियानान ने सहज रूप से खुद को सिकोड़ा और अपना सिर थोड़ा पीछे खींच लिया। हाँ, यही है वो जियांगपी जिसे मैं जानती हूँ। सच में जरूर मेरी आंखों को धोखा हुआ होगा। नाश्ता एक बार फिर से बाहर से मंगाया हुआ था। मैंने डिलीवरी बैग से खाने के डिब्बे निकाले और उन्हें एक एक करके डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो मैं सहज रूप से यूनियानान की ओर चल पड़ा, इस इरादे से कि उन्हें उठाकर टेबल तक ले जाऊं। हालांकि यूनियानान थोड़ा पीछे हट गईं। अब मैं चल सकती हूँ, उसने कहा। अब दर्द नहीं होता। मेरे आगे बढ़े हुए हाथ हवा में ही रुक गए। जैसे ही मैंने अपनी पीठ सीधी की, मैंने अपनी नज़र नीचे की और उनके पैरों पर एक सरसरी निगाह डाली। क्या तुमने ड्रेसिंग बदली? मैंने पूछा। तभी यूनियानान को उस बात की याद आई। मैं थोड़ी देर में बदल लूंगी, उसने जवाब दिया। मैंने सिर हिलाया, डाइनिंग टेबल की ओर चल पड़ा और अपनी जगह पर बैठ गया। यूनियान भी धीरे धीरे आगे आई। टेकआउट से भरी टेबल को देखकर यूनियान ने सोचा कि अगर 2 और लोग भी आ गए तो शायद वे इसे खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि वह वहां सिर्फ मुफ्त में खाने आई थी, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं कह सकी और बात मानकर खाने बैठ गई। ये नाश्ता यूनियान के लिए काफ़ी अच्छा था और उसने हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा स्वाद लिया। उसने जी भरकर खाया और जब उसका पेट थोड़ा भरा हुआ था तब भी उसने एक झींगा डंपलिंग उठाई और उसे अपने मुंह में भर लिया और फिर अनिच्छा से अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। टेबल पर अब भी कुछ बचा हुआ था। यूनियान खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से याद दिलाया, याद रखना, इसे फ्रिज में रखना, अगर बाहर रखोगे तो खराब हो जाएगा। मैं जो इसे फेंकने ही वाला था हिचकिचाया। मैंने डिब्बे के ढक्कन बंद किए और उन्हें एक एक करके फ्रिज में रख दिया। किचन में हाथ धोने के बाद मैंने कल रात कॉफ़ी टेबल पर रखी दवा उठाई, सोफे पर बैठ गया और ड्रेसिंग बदली। यूनियान अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। वेन यान आई और मेरे बगल वाले सोफे पर धीरे से बैठ गई।
बैठने के बाद उसने जल्दी से मेरी तरफ देखा, फिर हिचकिचाते हुए अपनी पैंट की टांग ऊपर कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ कहना है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। मैंने उसके घुटने की तरफ देखा। स्टेराइल ड्रेसिंग धीरे धीरे उतर रही थी। घाव से खून बहना बंद हो गया था, लेकिन वो अभी भी लाल और सूजा हुआ लग रहा था। अब सच में दर्द नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से पाउडर छिड़का, एक नई स्टेराइल ड्रेसिंग लगाई, अपनी पैंट की टांग नीचे की और सोफे पर गंभीरता से बैठ गई। वो उलझन में लग रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा, टीवी चालू किया, सोफे पर पीछे झुक गया और सोचा, जो कहना है कह दो। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा? तुम इतना डर क्यों रहे हो? ये शब्द यू नियान के लिए कहना वाकई मुश्किल था। वो अपने विचारों से जूझते हुए अनगिनत बार अपना मुंह खोलना चाहती थी, लेकिन खुद से पूछे जाने पर उसे और शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपना मुंह कसकर बंद रखा। सब्र से इंतजार करने और चीज़ों को ख़त्म करने के विचार तेज़ी से उसके दिमाग में आए, लेकिन आखिरकार धीरे धीरे तराजू दूसरी तरफ झुक गया। जितनी जल्दी तुम इसके बारे में सोचोगी, उतनी जल्दी तुम आज़ाद हो जाओगी। यूनियान ने खुद को हिम्मत देने के लिए चुपचाप खुद से दोहराई। उसने हिम्मत करके मेरी तरफ देखा, फिर डरते हुए अपनी आंखें खोलीं। उसकी आवाज़ मुश्किल से फुसफुसाहट जैसी थी। तुम कब सोने का प्लान कर रहे हो? क्या? मैंने सच में तुम्हें ठीक से नहीं सुना। टीवी की आवाज़ यूनियान की आवाज़ से ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए मैंने बस उसे बंद कर दिया। फिर से कहो। यूनियान को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। उसने अपना सिर और नीचे कर लिया। शांत माहौल ने उसे और भी नर्वस कर दिया। मेरी नज़रों ने उसे और भी बेचैन और परेशान कर दिया, इसलिए उसने बस हार मान ली, अपनी आंखें बंद कर लीं और शब्द निकल गए, क्या हम पहले सो सकते हैं? अभी यूनियान की आवाज़ अचानक बिना किसी वार्निंग के मेरे कान में पड़ी, जिससे मैं इतना चौंक गया कि मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं चौड़ी आंखों से उस लड़की को देखता रहा। उसका सिर नीचे था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई भूत देख लिया हो। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मैंने जल्दी से नज़रें हटा लीं। मेरी आंखें चमकती माती कॉफ़ी टेबल पर टिक गईं। मेरा शरीर अकड़ गया और किसी वजह से मेरे कान और भी लाल हो गए। आधा लाल, मैं अचानक शांत हो गया। मेरे कानों की गर्मी जल्दी से गायब हो गई और मेरा एक्सप्रेशन अपनी शुरुआती बेपरवाही पर वापस आ गया। मैं सोफे पर पीछे झुक गया। क्या? जाने की जल्दी है? ये सुनकर यूनियान और भी शर्मिंदा हो गई। उसने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ हाँ। उसे पता नहीं था कि मेरा एक्सप्रेशन और भी बुरा था। फिर उसने अकड़ कर कहा, मेरा टीममेट घायल है और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूनियान अजीब तरह से वहीं बैठी रही। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो तुम्हें फिर से ढूंढने आऊंगी। मैंने मजाक उड़ाया। कौन जानता है तुम भाग जाओगे या नहीं? मुझे लगता है कि तुम बस 2 लोगों को भगाने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम मेरे काम से मुफ्त में फ़ायदा उठा सको। यूनियान की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने मुफ्त में फ़ायदा शब्द सुना। मुफ्त में? मैंने क्या मुफ्त में फ़ायदा उठाया? मैं कुछ नहीं कह सका। आखिरी 4 शब्द सुनने के बाद यूनियान शांत हो गई। मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। ठीक है, तो मुझे अपना नंबर दो, मुझे तुमसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, मैंने कहा। यूनियान को लगा कि मैं मान गया हूं और वो कुछ खुश थी, लेकिन बाकी बातें सुनकर वो हकलाई। मेरे पास फ़ोन नहीं है। बेशक मुझे ये पता था, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुराया और कहा, यूनियान, तुम मजाक कर रही हो? मैं तुमसे कांटेक्ट ही नहीं कर सकता, मैं तुमसे अपना कर्ज चुकाने के लिए कैसे कह सकता हूं? यूनियान को लगा कि मेरी बात सच में समझ में आ रही है। थोड़ी देर दिमाग लगाने के बाद उसने कहा, तो मुझे अपना फ़ोन नंबर दो, मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट करूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा, ये देखकर कि वो जाने का पक्का इरादा कर चुकी है और उससे और बहस करने में आलस आ रहा था। मैंने सीधे पूछा, तुम कहाँ जाने का प्लान कर रही हो? यूनियान अनजाने में हैरान रह गई और इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, उसने मेरी बेपरवाह आवाज़ सुनी। तुम्हें कहीं जाना नहीं है ना? वरना तुम कल रात आधे घंटे तक बिना हिले डुले वहां नहीं बैठे रहे थे। कल के हालात को देखते हुए तुम घर नहीं जा रहे हो ना? यूनियान ने अचानक मेरी तरफ देखी। कल रात उसने जिस इज्जत की रक्षा की थी, उसे मैंने बेरहमी से तोड़ दिया था। यूनियान ने सोचा था कि उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद ये उसकी अभी की हालत की वजह से था। ये पहले से ही काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात थी। वो बस थोड़ी देर के लिए घबराई और फिर शांत हो गई। हाँ, मैं घर नहीं जा सकती, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मुझे अपना गुजारा करने के लिए कोई नौकरी ढूंढनी होगी। उसने मुझे ना तो चापलूसी से देखा और न ही घमंड से।
जियांग भी, मेरे पास तुम पर समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। उसकी जिंदगी के पहले 18 साल रातों रात उलट पुलट हो गए थे। उसे फिर से शुरू करने का कोई रास्ता ढूंढना था। खंडहरों से अपनी छोटी सी दुनिया को फिर से बनाते हुए मेरे दिल पर फिर से एक जोरदार दबाव पड़ने लगा। साथ ही एक हल्की सी बेबसी का एहसास भी हुआ, जिसका मुझे एहसास भी नहीं हुआ। आधे रास्ते में मैं हिम्मत हार गया। तुम जाना चाहती हो, जाओ, मैंने सोचा। क्या मैं तुम्हें रोक सकता हूं? एक पल बाद मैं खड़ा हुआ और कहा, ठीक है, यहीं रुको। फिर मैं मुड़ा और ऊपर चला गया। जब मैं नीचे आया तो मेरे हाथ में ये एक पुराना फ़ोन है जिसे मैं अब इस्तेमाल नहीं करता। तुम इसे अभी इस्तेमाल कर सकती हो। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा सिम कार्ड नहीं है, मैं तुम्हें बाद में खरीदने ले जाऊंगा। यूनियान ने उस पर नज़र डाली और सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं इसे नहीं ले सकती, ये फ़ोन महंगी है। मैं किसी और से इतनी महंगी चीज़ ऐसे ही नहीं ले सकती, भले ही वो ऐसी चीज़ हो जिसे वे इस्तेमाल ना करते हों। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे एहसास हुआ कि यूनियान की सीमाएं बहुत साफ थीं। किसने कहा कि मैंने तुम्हें ये दिया? मैं तो बस तुम्हें उधार दे रहा हूं। मैंने फ़ोन यूनियान की बाहों में दे दिया। ये तुम्हें एग्रीमेंट से पीछे हटने से रोकने के लिए है। यूनियान ने जल्दी से फ़ोन पकड़ लिया। उसे डर था कि कहीं वो गिर ना जाए। फ़ोन पकड़ते ही उसने राहत की सांस ली। मेरी बातें सुनने के बाद उसने फिर मना नहीं किया, ये सोचकर कि मैं फ़ोन से ये कन्फर्म करना चाहता हूं कि उसके पास फ़ोन है। वो भागी नहीं। सब कुछ तय करने के बाद उसने मेरा फ़ोन लौटा दिया। वो एक पल के लिए हिचकी, फिर मुझे धन्यवाद दिया। आखिरकार फ़ोन रखना उसके लिए ज़्यादा आसान था। धन्यवाद, मैं तुम्हें ये लौटा दूंगी, मैंने लापरवाही से कहा। एक बटन दबाते हुए और अपने फ़ोन को देखने के लिए मेरे बगल वाले सोफे पर बैठ गया। जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती, तुम यहीं रह सकती हो, मैंने बेपरवाही से कहा, जैसे ये बस एक आम बात हो। इससे पहले कि यूनियान कुछ कह पाती, मैंने सही कहा, तुम पर मेरा कुछ बकाया है, इसलिए किडनैप मत होना और सड़कों पर मत सोना। फिर मैं किसके पीछे जाऊंगा? ये यूनियान के लिए ज़रूर अच्छी बात थी, खासकर इसलिए क्योंकि उस पर पहले से ही मेरा कर्ज था। इसलिए उसे मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जगह अब उसके लिए सबसे सेफ होगी। ठीक है, थैंक यू, मैंने नाक से हंसते हुए कहा। मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक आपसी फ़ायदे वाला अरेंजमेंट है। जैसे ही मैंने अलमारी से फ़ोन निकाला, यूनियान ने हिम्मत करके कही, चलो मैं तुम्हें लंच कराती हूँ, पास में एक फूड स्ट्रीट है। मैंने कुछ डिशेस चुनी। जब पेमेंट करने का समय आया तो उसने खुद पेमेंट करने पर जोर दिया, लेकिन जब उसने पैसे दिए तो उसका चेहरा गोल मटोल गालों से भरा हुआ था। वो अचानक इतना दिलदार क्यों हो गया? ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी, एक औरत को तुम्हें ट्रीट देने की कोई वजह नहीं है। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, मुड़कर पूछा, किस तरफ? यूनियान ने एक तरफ इशारा किया। एक और कदम बढ़ाया और जोर देकर कहा, चलो मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ, तुम मुझे पहले ही 2 बार खाना खिला चुकी हो। मैं सोच रहा था कि पूछूं कि मैं तुम्हें दोबारा कब ट्रीट दूंगा। उसने खाना खाया और ये 2 शब्द सुनते ही वो तुरंत चुप हो गया। क्या उसका मतलब कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते से था? क्या ये किसी को खाना खिलाना माना जाएगा? मुझे ये बहुत ज़्यादा लगा। मैं बस खा रहा हूँ और मैं तुम्हें बचा हुआ कुछ खाने दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर मैं सच में किसी को खाना खिलाना चाहता हूँ तो क्या मैं टेक आउट ले सकता हूँ? यूनियान ने जल्दी से मेरी तरफ देखा और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। सच में वो एक अमीर जवान मालिक था, काफ़ी अहंकारी। निंगचेंग यूनिवर्सिटी के पास फूड स्ट्रीट पर पहुंचने के बाद मैंने यूं ही कहा, क्योंकि तुम ट्रीट दे रही हो तो तुम ही एक चुन लो। यूनियान ने मना नहीं किया। उसे डर था कि अगर मैंने चाहा तो इतना सारा खाना खाकर वो कंगाल हो जाएगी, और उसने फुसफुसाकर चेतावनी भी दी, मैं तुम्हें दावत नहीं दे सकती। मेरी तरफ से थोड़ी सी तारीफ भी ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, मुझे तारीफ के तोहफे पसंद हैं। हैरानी की बात है, उससे बात करना आसान था। वो अच्छे मूड में लग रही थी। यूनियान ने दूर एक राइस नूडल की दुकान की ओर इशारा किया। राइस नूडल्स, क्या वो ठीक है? मैंने बेपरवाही से सिर हिलाया। अंदर बैठने के बाद यूनियान फुसफुसाने से नहीं रह सकी। इस दुकान के छोटे साइज से धोखा मत खाना, खाना सच में बहुत अच्छा है। मैंने अपनी आवाज़ ऊंची की और गुनगुनाया,
यूनियान ने मेरे चेहरे पर कोई नफरत नहीं देखी और मन ही मन राहत की सांस ली। इसी समय राइस नूडल की दुकान की मालकिन आई। यंग लेडी, तुम आ गई। वो मुस्कुराई और यूनियान के सामने से मेरी तरफ देखी। तुम एक दोस्त को भी लाई हो? तुम्हारी दोस्त भी तुम्हारी तरह ही सुंदर है। हालांकि मैं वहीं बैठा रहा, बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हुआ। मैं चिकन राइस नूडल्स खा रहा हूं। ज्यादा मसालेदार? मालकिन ने पूछा। यूनियान ने सिर हिलाया। हाँ। फिर मालकिन ने मेरी तरफ देखा। युवक, तुम क्या खाना चाहोगे? वही चीज, लेकिन उसकी बिना मसाले के, मैंने कहा। यूनियान ने मुझे चौड़ी आंखों से देखा। मैंने साफ साफ कही, मेरे पैर में चोट है, मैं मसालेदार खाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। यूनियान ने मुझे घूरा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बस अपना सिर नीचे करके टेबल को घूरती रही। सोच रही थी, छोटी सी चोट क्या है, मेरे खाने पर रोक क्यों लगा रहे हो? लेकिन उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। मालकिन बोली, अगर ये मसालेदार है तो इसमें कोई मसाला मत डालो। मसालेदार खाना ठीक होने में देर करता है। यूनियान ने बेमन से मुस्कुराने की कोशिश की। यूनियान ने सिर हिलाई। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। इंतजार करते करते यूनियान ने एक नया ग्रीन बबल अकाउंट रजिस्टर कर लिया। खाली इंटरफेस देखकर यूनियान को ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। थोड़ी भी खुशी नहीं हुई, जैसे उसने सारी पुरानी चीजें फेंक दी हों और एक नई जिंदगी शुरू कर दी हो। इसी समय मैंने अपना फोन निकाला, क्यूआर कोड खोला और यूनियान को दे दिया। यूनियान का दिल जोर से धड़क उठा। उसने आंख बंद करके अपना सिर नीचे किया, स्कैन फंक्शन खोला और ऐड फ्रेंड पर क्लिक किया। तभी मालकिन एक ट्रे लेकर आई जिसमें 2 कटोरी राइस नूडल्स थे। यूनियान ने अपना फोन बंद किया, अपने सामने रखे राइस नूडल्स को देखा और फिर मुझे रेड नूडल्स उठाते हुए देखा। मैंने मन ही मन आह भरी। हालांकि बिना मसाले वाला वर्जन स्वादिष्ट था, बिल्कुल भी फीका नहीं था, लेकिन मसाले के साथ ये और भी अच्छा होता। मैंने अपने फोन पर कुछ बार टैप किया और यूनियान की फ्रेंड रिक्वेस्ट मान ली। ग्रीन ग्रेप, मैंने धीरे से कहा। आखिर में एक हल्की सी मुस्कान थी। बोलते हुए मैंने पहले उसकी तरफ देखा। यूनियान ने अपने राइस नूडल्स को घुमा फिराकर गंदा कर दिया। अपना नाम जोर से पढ़वाने पर सच में थोड़ी शर्म आती है। शुक्र है। मैंने और कुछ नहीं कहा और जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। पुरानी दुकान में लकड़ी की टेबल बड़ी नहीं थी, मुश्किल से 2 लोगों के सिर झुकाकर खाने के लिए, तो यूनियान की रोशनी मेरे चारों ओर थी। ये पहली बार था जब उसने सक्रिय रूप से मुझसे संपर्क किया था। स्कूल में लड़कियां मुझसे डरती थीं, लेकिन मेरे बारे में गपशप किए बिना नहीं रह सकती थीं। कहती थीं कि मैं बहुत सुंदर हूं, लेकिन मेरा स्वभाव बहुत खराब है। यूनियान ने पहले कभी मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की थी। वो या तो मुझे दूर से देखते ही तुरंत मुंह फेर लेती, या एक क्षणिक नज़र के बाद जल्दी से अपना सिर नीचे कर लेती। इसलिए उसने मेरे बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। अब ऐसा लग रहा था कि मैं वास्तव में बहुत अच्छा दिखता था। यूनियान की याद में मैं भयंकर दिखता था और मेरा व्यक्तित्व भी भयंकर था, एक डरावना राक्षस। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल भी भयंकर नहीं दिखता था। मैं एक सुसंस्कृत और महान युवा स्वामी की तरह दिखता था, यहाँ तक कि साफ सुथरा दिखने और कुलीनता की प्राकृतिक हवा रखने वाला, बिल्कुल भी एक छोटे गुंडे की तरह नहीं। मुझे उसकी निगाहें महसूस हुईं और मैंने उसकी तरफ देखा, जिससे यूनियान चौंक गईं, जिससे उसने अपना सिर छिपा लिया। आगे देखने या सोचने से डर गईं। दिखावट धोखा दे सकती है। वो गुंडे जैसी तो नहीं दिखती थी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी जरूर गुंडे जैसी थी। इसके अलावा वो अब गुस्सैल नहीं थी, बस अभी उस पॉइंट पर नहीं थी। अगर उसने गलती से उसे उकसा दिया तो वो खत्म हो जाएगी। राइस नूडल की दुकान से निकलते हुए यूनियान की नज़र सामने वाली दुकान पर जॉब पोस्टिंग पर पड़ी। उसके मन में एक ख्याल आया और काफ़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार हिम्मत करके कहा, मैं इस गली में घूमना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि क्या कोई जॉब है जो मैं कर सकती हूँ। यूनियान ने जाहिर है मुझे अपने साथ जाने की हिम्मत नहीं की और धीरे से पूछा, तुम पहले वापस क्यों नहीं जाते? मेरी नज़र सड़क के उस पार जॉब पोस्टिंग पर पड़ी और ज्यादा कुछ कहे बिना मैंने कहा, चलो चलते हैं, मैं अभी वापस नहीं जाना चाहती। ओह, यूनियान ने चलते हुए कहा, दोनों तरफ की दुकानों पर जॉब पोस्टिंग पर नज़र डालते हुए। ये जगह उसके घर से काफ़ी दूर थी, जिससे यू वानचंद के उसे ढूंढने का चांस कम था। इसीलिए मैंने कहा कि मैं उसे सिम कार्ड दिलाने के लिए बाहर ले जाऊंगा। वो जानबूझकर यहाँ आई थी, ये सोचकर कि वो भी काम ढूंढ सकती है।
इस गली की ज़्यादातर दुकानें फूड और बेवरेज इंडस्ट्री की थीं, इसलिए वेट्रेस और हेल्पर्स के लिए कई जॉब ओपनिंग्स थीं। हालांकि उसके पैर में चोट लगी थी, सीरियस नहीं थी, लेकिन फिर भी चलने में थोड़ी देर हो रही थी, इसलिए शायद वो अभी उस तरह का काम नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे वे आखिर के करीब पहुंचे, यूनियान ने काफ़ी आसपास देख लिया था और उसे कुछ पोस्ट के लिए सैलरी और बेनिफिट्स की बेसिक समझ हो गई थी। उसने सोचा कि शायद वे कस दूसरी जगहों पर देख सकती हैं। चलो वापस चलते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, वो धीरे धीरे चली। थोड़ी देर धूप में रहने के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके होंठ थोड़े सूखे थे। मैंने पास में एक कन्वीनियंस स्टोर देखा और कहा, मुझे प्यास लगी है, क्या मैं पानी की एक बोतल खरीद सकता हूँ? यूनियान मेरे पीछे अंदर आ गईं। अंदर का एयर कंडीशनिंग तेज था, जिससे तुरंत गर्मी से राहत मिली। मैंने उससे कहा कि जब तक मैं पानी लेने के लिए फ्रिज के पास जाऊं, वो मेरा इंतज़ार करें। कैशियर के पास सिर्फ एक लड़की थी।